गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून सभी को। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और ये बेसिक केमिस्ट्री है बिल्कुल, जो हमें बड़े डीपली नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये बहुत जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे। टॉपिक का नेम है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जो है उसको पढ़ने से पहले हम कुछ इसके बैक में जाएंगे कि इससे पहले जो इन्वेंशंस हुई थी हम क्वांटम नंबर्स के ऊपर पहुंचे कैसे। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा आपसे बात करूंगा। नील बोहर ने जो मॉडल दिया था तो उसने क्या कहा था, ही सेड कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है और वो जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है, चारों तरफ होता है। ये तो हम सभी जानते थे। बट जैसे ही डी बोरे और हेजनबर्ग्स प्रिंसिपल आए तो हेजनबर्ग्स ने क्या बोल दिया हमें, हेजनबर्ग्स ने बोला कि इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। बोलने का मतलब ये था कि इससे पहले कि जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, चाहे वो बोहर का मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था, चाहे कोई भी मॉडल था, थॉमसन मॉडल था, सारे ही मॉडल जो थे हमारे फेल हो गए। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल। बट अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। सो अब यहाँ पे जो इसके लिए मॉडल आया उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। साथ में इसको ये भी बोला गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखो बच्चों, ये जो क्वांटम वर्ड है ये कहाँ से आया, मतलब बहुत छोटी सी चीज़। क्वांटम किसे बोलते हैं, बहुत छोटी सी चीज़। जहाँ पे भी हम एटम की बात करेंगे या एटम के अंदर जाने की बात करेंगे, जहाँ पे हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स के आते हैं, तो हम क्वांटम की बात करेंगे। और ये क्वांटम फिजिक्स में आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। सो अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये मॉडल हमें बताता क्या है, ये मॉडल हमें बोलता क्या है। इसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में बैठा हुआ है या किसी सेल में बैठा हुआ है या वहाँ पे घूम रहा है। नो, क्योंकि अब क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। सो ऐसे ही आगे से आगे एक्सपेरिमेंट चलते रहे, एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। बट इस सीरीज में एक नए साइंटिस्ट हमारे बीच में जुड़े जो जिन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया और उन्हें हम नाम देते हैं श्रोडिंजर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यही बोला कि जो इलेक्ट्रॉन वेव था जिसको हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, उन्होंने उसकी हमें इक्वेशन बता दी। ही गिव्स द इक्वेशन, उसने हमें उसकी इक्वेशन बता दी और उसने उसको सॉल्व करके बता दिया। और एक चीज़ उन्होंने और बोल दी यहाँ पे, क्या बोला उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन इज ए प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर इलेक्ट्रॉन है कहीं पे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब उसने प्रोबेबिलिटी के बारे में उसने यहाँ पे बात कर दी और इस इक्वेशन को फिर एक नया नाम दिया गया और वो जो इक्वेशन आई उसका नाम था श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, और भी इसको बोल सकते हैं। इसको अगर हमने 2-3 नाम देने हो तो क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, और भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हो जाएंगे ना। जैसे हमने बोला प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन, मैटर वेव इक्वेशन, ऐसे बहुत सारे नाम आ गए इसके यहाँ से। ठीक है, अब ये जो इसने इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन थी क्या, वो जो इक्वेशन अभी हम लिखने वाले हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको सिर्फ इसको ऐसे ही देखना है। यहाँ पे डी एक्स स्क्र साई डी एक्स स्क्र प्लस डी स्क्र साई डी वाई स्क्र प्लस डी स्क्र साई
डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच, और यहाँ पे है ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो इक्वेशन उसने दी, ये बहुत बड़ी इक्वेशन बनी और इसने बहुत बड़ी हमें हेल्प की। तो बच्चों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से अब उसने क्या यहाँ से सॉल्यूशन दिया। देखो अगर इसको हम अपना सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ से हम साई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर हमने नहीं निकालनी है यहाँ पे, क्योंकि वो तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है और वो भी एक टफ जॉब है। बट हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जैसे उसने साई स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकाली, तो ही सेड उसने ये बोला कि साई स्क्वायर की वैल्यू से हमें क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकते हैं। दूसरा, अब श्रोडिंगर ने एक चीज़ और बोली, उसने ये बोला कि ये जो हमारा मॉडल है या ये जो इक्वेशन यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी, तो उसने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 3D में घूम रहा है, 3 डायमेंशनल में एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में घूम रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से इस इक्वेशन का जब सॉल्यूशन आया तो श्रोडिंगर ने यहाँ से हमें 3 वेरिएबल्स दिए, ये चीज़ समझनी है आपने, 3 वेरिएबल्स दिए, और वहाँ से एक चीज़ क्या आई, विच रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें उसने क्या बताया, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि दोज पोजीशन, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, दोज पोजीशन where the probability, वर्ड आ रहा है यहाँ पे, probability of finding the electron is maximum, मतलब उसने ये बताया प्रोबेबिलिटी कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें ज़्यादा मिल सकता है, इसकी फाइंडिंग कहाँ हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो एग्जैक्ट पोजीशन जो है उसकी कोई पता नहीं कर सकता, ये चीज़ समझ लो आप, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं चल सकती, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है, ठीक है। तो एग्जैक्टली किसी को ये पता नहीं चल सकता कि वो वेव है कहाँ पे, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ और थी यहाँ पे अगर हम ये बोल देते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है, तो उसकी पोजीशन अगर हम पता करेंगे तो उसकी स्पीड गायब हो जाएगी, अगर हम उसकी पोजीशन पता करेंगे तो उसकी स्पीड गायब हो जाएगी। तो इससे जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है वो गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन हाइजेनबर्ग ने तो सही बात बोली थी। तो सिंपल सी आपने 3 चीज़ें याद रखनी है कि जो 3 वेरिएबल्स यहाँ पे उसने बोले, इसके साथ उसने जो पोजीशन ऑफ यहाँ से क्वांटम नंबर की खोज हुई, तो यहाँ से उसने ये बताया कि 3 क्वांटम नंबर के बारे में हमें ये इक्वेशन बताती है, n, l एंड m। देखिए 4 क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन ये जो 3 थे प्लस बाद में चौथा भी जुड़ गया, तो इन 3 के बारे में, इन 3 वेरिएबल्स के बारे में किसने हमें बता दिया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, मतलब वहाँ से हमें उसका नॉलेज मिल गया। हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की, जो हम टॉपिक मेन पढ़ना चाहते थे, अब हम उसके ऊपर पहुँचे हैं, क्वांटम नंबर्स। देखो क्वांटम नंबर्स का एक अलग अलग तरीका है डिफाइन करने का, बोलने का। तो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स used to describe the position and energy of the electron, कहाँ पे, in an atom are called
क्वांटम नंबर्स। बात को समझना भी आपने, हमारे पास हमने अभी बात की थी 4 क्वांटम नंबर होते हैं, तो हमने बोला था सेट ऑफ नंबर्स जो हम कहाँ यूज करते हैं, यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी हम डिस्कस करेंगे उसकी पोजीशन कहाँ है, हम बात कर रहे थे उसकी एनर्जी क्या होगी इन एन एटम, तो उसको हम बोल देंगे क्वांटम नंबर्स। क्या बोल देंगे हम, क्वांटम नंबर्स। और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखिए हम जब बात करते हैं कि जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं एन, एल, एम और एस, ये जो सारे क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें क्या बताते हैं, इट गिव्स द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बड़ी समझने वाली बात है, अगर हमें कोई लेटर लिखता है तो वो क्या लिखता है, ऐसे तो नहीं बोलेगा वो रजनीश शर्मा और जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो उसमें क्या लिखते हैं हम लिखते हैं कि भाई स्टेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ना, और आपका विलेज कौन सा है, आपका घर कौन से सेक्टर में है, तब वो लेटर वहाँ पहुँचता है, तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं कि एक घर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसको हम एटम मान लेते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, वो कौन से सेल में है, वो कौन से रूम में है। मैं बोलने का मतलब ये हुआ कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, किस लोकेशन में है वो। सो हम इसको ये भी बोल देते हैं कि क्वांटम नंबर्स आर आल्सो गिव्स द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ना कुछ और भी बातें हैं हमारे पास, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सभी क्वांटम नंबर्स को। जैसे अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, इससे पहले जैसे हम बार बार बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो था वो एक ऑर्बिट में घूमता है, एक ऑर्बिट में घूमता है, बोला था आपने पीछे, है ना, समझा था हमने इस चीज़ को, बट नहीं, अब इस चीज़ को आप ध्यान दे लेना। अब नई जो इन्वेंशन ये क्वांटम नंबर्स की हुई थी, देखो इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिवॉल्व इन ए सेल और इन एन ऑर्बिट। ना ही तो इलेक्ट्रॉन किसी सेल में होता है और ना ही वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। हम बात कर रहे थे पहले बोर्स मॉडल में ये चीज़ें सारी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, हमने बोला अभी इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब यहाँ से जो नई इन्वेंशंस हुई थी वो ये हुई थी कि इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन एन ऑर्बिटल। ये चीज़ यहाँ पे आई है अब, ऑर्बिटल, ऑर्बिट हम बोल रहे थे पीछे, तो ऑर्बिटल में हमें मिलेगा, और वहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मतलब वो होगा कहाँ पे, 3D स्पेस में, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में, इन विच देखो ऑर्बिटल की डेफिनेशन हम हमेशा आप बुक में देखते हो तो क्या लिखते हो, 3 डायमेंशनल स्पेस in which the probability of finding the electron is maximum। हम यही बार बार बात पीछे से बोलते आ रहे हैं। तो ऑर्बिटल के पास हम पहुंच गए हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि क्वांटम नंबर की जो पूरी कहानी है वो कहाँ घूमेगी, यहाँ पे ऑर्बिटल। और ये जो पहले 3 क्वांटम नंबर हैं, ये फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स हैं, ये हमें बताते ही किसके बारे में है, इट गिव्स द आइडिया अबाउट द ऑर्बिटल। ये हमें आइडिया देते हैं ऑर्बिटल तक पहुँचने का, आइडिया अबाउट द ऑर्बिटल, ठीक है। तो बच्चों अब हम 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करते हैं, चारों क्वांटम नंबर को डिटेल में। अब डिस्कस करते हैं इनको 1 बाय 1। देखिए 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे पास। पहले हम इनका नाम ले लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n। एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर l से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से, और स्पिन क्वांटम नंबर को s से। अब देखिए सबसे पहला है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो यहाँ पे ना एक चीज़ जो आपको समझनी है, जो आपको किसी नाम में वैसे दिख जाती है, प्रिंसिपल। देखो इस वर्ड का मीनिंग क्या है, मेन। क्यों है इसका मेन मीनिंग, आप जैसे देखते हो आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, क्या बोलते हैं उसको, मुख्याध्यापक, मेन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन।
तो ये सभी क्वांटम नंबर का हेड है, नंबर 1 पे है ये, तो इसलिए इसको PLE नहीं लिखा है, PAL प्रिंसिपल। तो ये मेन, किसी मेन चीज़ के बारे में हमें बता रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमें क्या बताता है, या यहाँ से हमें क्या पता चलता है, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द, देखिए अब आ गया वो वर्ड, मेन एनर्जी शेल और level in which an electron is present। बच्चे ये समझने वाली बात है। हम क्या बोल रहे हैं, दिस क्वांटम नंबर क्या बताता है, डिटरमाइंस द मेन, अभी हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल, मेन एनर्जी शेल और लेवल, इसको शेल बोल देते हैं, और लेवल इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जहां पे वो प्रेजेंट होगा। और ऊपर लिखा हमने एन, तो लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय लेटर एन, और एन की वैल्यू होती है हमारे पास, ये मेन याद रखने वाली है, 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब सारे होल नंबर्स होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे हमने बोला कि अगर n की वैल्यू 1 है तो हम बोलेंगे फर्स्ट एनर्जी शेल, देखिए एनर्जी शेल की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट एनर्जी शेल हम बोलेंगे n की वैल्यू 2 है तो सेकंड एनर्जी शेल, तो बढ़ता जाएगा 3 4 5 6 ऐसे आप देख सकते हो। एंड दीज सेल्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय K L M N and so on, these are also represented by these letters K। अगर वैल्यू हम बोल देते हैं n की वैल्यू 1 है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, K शेल में, अगर 2 है तो बोलेंगे L शेल में, तो ऐसे हम इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ से हमें जो पता चली कि जब हमें ये n की वैल्यू पता लग जाती है तो हम यहाँ से एक चीज़ और पता लगा सकते हैं, वो क्या है, दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो हेल्प्स क्या करने के काम देता है, हेल्प्स टू डिटरमाइन द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहाँ से, फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखो क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम ये बोल देते हैं कि इफ n इज इक्वल टू 1, तो हमने यहाँ पे बोल दिया कौन सा शेल है ये हो गया हमारे पास, कौन सा शेल हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया, पहला शेल आ गया ये फर्स्ट शेल। तो इसका मतलब हो गया इट इज क्लोजेस्ट to the nucleus and has lowest energy। अब जरा इसको वैसे समझ लेते हैं, देखिए हम मान के चलिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा छोटी सी एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम, ये हमारे पास है, यहाँ पे n की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5, मतलब ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं K L M N। अगर n की वैल्यू 1 है तो देखो ये न्यूक्लियस है यहाँ पे हमारे पास, तो n की वैल्यू 1 है, देन दिस इलेक्ट्रॉन इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, ठीक है। और एनर्जी क्या होगी हमेशा इसकी, लो, क्लोजेस्ट है तो एनर्जी क्या होगी, लो। और एज द वैल्यू ऑफ n इज इंक्रीजेस, जैसे हम वैल्यू ऑफ n इंक्रीज करेंगे तो इसका डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, इट इज इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, और एनर्जी भी इसकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसका एवरेज डिस्टेंस क्या है, और साथ में हमें ये पता चल गया कि वहाँ पे उसकी एनर्जी क्या होगी। सो हम लास्ट में एक लाइन में इसको कंक्लूड कर देते हैं कि हमें यहाँ से पता क्या चला। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10
द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द प्रिंसिपल quantum number gives the average distance of the electron, कहाँ से, from the nucleus and जो भी उसके साथ एनर्जी होगी, and energy associated with it। तो ये कंक्लूजन हो गया, ये हमें इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से यहाँ से पता चल गया। डिस्कस करते हैं सेकंड क्वांटम नंबर, और वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो बहुत सारे नेम है इसके, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और एक और नाम होता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। चलो इसके बहुत सारे नेम है, ये आपने याद रखने हैं। ये क्वांटम नंबर सबसे पहले हमें बताता क्या है, जैसे हम हर बार लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम, the angular momentum of the electron। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें ये बताता है, ठीक है। एंड ऊपर लिखा है हमने, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एल। अब जो मेन चीज यहाँ पे देखिए, जो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किया था ऊपर, उसमें हम बोलते थे कि मेन शेल, क्या, मेन शेल और लेवल, मेन शेल और लेवल। तो देखो इसको मैं सेकेंडरी बोल रहा हूँ, इसको मैंने बोला था मेन, तो उसके नीचे का आ गया ये सेकेंडरी, मीन्स उसके नीचे का। जैसे मान लो प्रिंसिपल हम बोलते हैं स्कूल का, तो उसका स्टाफ आ गया नीचे, तो उसी तरह से सेकंड नंबर पे है। तो जो वो मेन शेल के बारे में बता रहा है, तो ये हमें किसके बारे में बताएगा, सब शेल के बारे में, सब शेल के बारे में। तो अब हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एल, जो हमें क्या बताती है, गिव्स द सब सेल, देखिए सब सेल, और अब हम इसको बोल सकते हैं सब लेवल। बट ये वर्ड साथ में, इन ए गिवन प्रिंसिपल, जो क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल एनर्जी शेल इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। देखिए बच्चे, अब इस बात को आपने समझना है। हमने बोला था वैल्यू ऑफ एल हमें क्या बताता है, गिव्स द, हम मेन सेल की बात कर रहे थे पहले, तो एल हमें क्या बताता है, सब सेल और सब लेवल। लेकिन हमें गिवन होना चाहिए एक चीज, क्या, इन्हें गिवन प्रिंसिपल एनर्जी सेल। अगर हमें एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, तभी हम पता लगा सकते हैं सब सेल की, इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो पहले तो हम वैल्यू ऑफ एल लिख लेते हैं कि इसको हम कैसे लिखते हैं। तो वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू होती है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे आता है n माइनस वन, n माइनस वन। अब हम एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे बोला कि हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम l की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि फॉर, सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 L हैज वन वैल्यू एंड दैट इज, देखिए ध्यान से समझना, बहुत इजी सी चीज है। n की वैल्यू 1 है, तो हम यहां ले जाते हैं n की वैल्यू 1 को। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो वैल्यू ऑफ l के आगे, दैट इज L हैज, हमने बोला 1 वैल्यू, दैट इज L इज इक्वल टू 0। तो क्लियर होगी सबको बात। अगर हम बोल देते हैं यहाँ पे फॉर n इक्वल टू 2, हमने n इक्वल टू 2 ले लिया। तो अब देखो 2, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1।
तो 1 आया, तो अब हमने जो वैल्यू लेनी है वो दोनों लेनी है ये, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, L हैज़, अब 1 नहीं हुई, 2 वैल्यूज़। क्लियर कर लो इस बात को, बहुत ईजी है। दैट इज L की वैल्यू 2 होगी क्या, 0,1, 0,1। अब सिमिलरली अब हम कर सकते हैं फॉर n इक्वल टू 3, बच्चों वाला काम है ये, तो 3 में से 1 गया तो कितने बचे, 2, तो 2 तक लेनी है। सो L हैज़ हाउ मेनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज, और L की वैल्यू क्या हो गई, 1, 0, 1 एंड 2, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब अगर हम 4 लेते हैं तो 0, 1, 2, 3 होता जाएगा, तो एक कम कर लेना है हमने, एक कम कर लेना है। तो एक छोटा सा हम नीचे चार्ट बताएंगे जहाँ से हमें ये पता चलेगा, क्योंकि देखो बेसिकली हमें यहाँ से क्लियर क्या हो रहा है, सब सेल और सब लेवल वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे कि एक घर है, एक घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, उन कमरों में आप कहाँ बैठे हो, आपका बेडरूम कौन सा है, तो दैट इज दिस, हमें घर का पता चल गया, मतलब एटम एक हमारा घर हो गया, उसके बीच में बहुत सारे कमरे हैं, वहाँ पे मेन सेल होगा, आपका ड्राइंग रूम आ गया, फिर आपका ये बेडरूम आ रहा है, सब सेल, ठीक है। तो वही चीज़ अब हम यहाँ पे वैल्यू पता करेंगे कि भाई वैल्यू ऑफ सब सेल हमें कैसे पता चलेगी, कौन सा सब सेल है। तो हम एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट बना देते हैं, ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे, जो आपको हमेशा याद रखना है, वैल्यू ऑफ एल, और यहाँ लिखेंगे हम सब शेल। सब शेल क्या होगा, तो हम एक उसको ऐसे बना देते हैं, देखो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये है। तो वैल्यू ऑफ एल हम लिख देते हैं 0, 1, 2 एंड 3। तो सीधा याद रख लो, जब वैल्यू ऑफ एल 0 होगी तो हम बोलेंगे S, P, D एंड F। अब आपसे कोई एकदम पूछे कि भाई बताओ जल्दी से कि वैल्यू ऑफ एल 2 है, जल्दी से बताओ सब सेल क्या होगा, आप एकदम बोलेंगे S, P, D, D सर, D सर। 3 है तो हम क्या बोलेंगे, 3 है तो S, P, D, F। F है सर, F सर। वैल्यू ऑफ एल 1 है तो क्या बोलेंगे, P सब सेल सर। तो सब सेल के बारे में हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि कौन सा सब सेल होगा। अब हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पहले ये देखते हैं कि अभी तक हमने जो काम किया है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए एन हमें क्या बताता था, मेन शेल, क्या बताता था, मेन शेल। एल हमें बताता था जो मेन शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा हुआ है, सब शेल में। फिर हम बात करते हैं अब हम एम की। तो एम जो है वो हमें क्या बताएगा, सीधे सीधे ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं ओरिएंटेशन बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। समझ रहे हो बात आप। अब ना ये चीज़ का आपने ध्यान देना है क्या, कि मेन शेल, उसके बाद वो कहाँ पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, सब सेल में, और सब सेल में ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब मैं इसी चीज़ के ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ लिखते हैं कि जो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बोलना चाहते हैं, द टोटल नंबर ऑफ हम बात कर रहे थे ऑर्बिटल्स की, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कहाँ पे बोले हमने, इन ए सब सेल। देखो कहानी समझनी है पूरी तो हमें याद होता है, तो हमें समझ में आता है, सब सेल एंड द ओरिएंटेशन, यही बात अभी हम बोल के हटे हैं, द ओरिएंटेशन ऑफ these orbitals are determined by the magnetic क्वांटम नंबर। यही बात अभी हमने बोली है, हम मेन सेल में आए, फिर सब सेल आया हमारे पास, और सब सेल में ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट है, और वो हमें क्या बताता था, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, हाँ यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अभी हम करेंगे नीचे, इन ए सब सेल, एंड क्या बोल रहे हैं, ओरिएंटेशन ऑफ दीज ऑर्बिटल्स आर डिटरमाइंड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो हम पहले भी बात बोल रहे थे
कि जब हम बोल रहे थे कि हमें L की वैल्यू पता करनी है तो हमें N पता होना चाहिए, और अब अगर हमें M चाहिए तो हमें L की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज, किसके ऊपर डिपेंड करेगी फिर, डिपेंडेंट, DENT, डिपेंडेंट, स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, ऑन द, किसके ऊपर, वैल्यू ऑफ, सीधा लिख देते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, या सीधा बोल दिया मैंने L, वैल्यू ऑफ L के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है जी। तो अब हम वैल्यू लिख देते हैं, M की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो वैसे आएगी, M इज इक्वल टू -L 0 प्लस L, -L 0 प्लस L। तो अब हम एक एग्जांपल से इसको फिर से समझ लेते हैं कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम बोल देते हैं, हमने बोला L की वैल्यू पता होनी चाहिए M के लिए, तो हम बोल देते हैं कि इफ़ वैल्यू ऑफ L है हमारे पास 0, वैल्यू ऑफ L है हमारे पास 0, तो M हैज़ हाउ मच वैल्यूज़, तो M हैज़, हम बोलेंगे M हैज़ 1 वैल्यू, एक ही वैल्यू होगी 1 वैल्यू, दैट इज M इज इक्वल टू 0। देखो जरा, M यहाँ पे हमने बोला -0 0 प्लस 0, तो मतलब -0 हो प्लस 0 हो कुछ भी हो तो इसको हम एक ही मानेंगे, तो M इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0, मतलब M हैज़ ओनली 1 वैल्यू। अब इस चीज़ को समझ लेना बच्चों ध्यान से, जो अभी मैं बोलने वाला हूँ उसका मतलब ये हुआ, दैट इज़, अभी हमने एक टेबल लिखा था पीछे कि जब भी वैल्यू ऑफ L 0 होगी तो कौन सा सब सेल होगा, S सब सेल, तो हम लिखेंगे दैट इज सब सेल क्या हो गया यहाँ से S सब सेल। हम यहाँ बोल रहे थे कि सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, सो S सब सेल हैज हाउ मेनी ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। अब मैं से 1 ऑर्बिटल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही ओरिएंटेशन आई है यहाँ पे, एक वैल्यू हो तो उतनी ओरिएंटेशन, और जितनी ओरिएंटेशन उतने ही ऑर्बिटल, तो S सब सेल हैज़ 1 ऑर्बिटल। समझ आ रही बात आपको, तो उसकी एक ही यहाँ से ऑर्बिटल होगी और उसे हम क्या बोल देंगे, कॉल्ड, तो सबसे पहला ऑर्बिटल हमारे पास होता है S ऑर्बिटल। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 1, so M has how many values, 3 values, 3 values, और वो क्या होंगी -1 0 प्लस 1, देखिए 3 वैल्यू आ रही हैं यहाँ पे, तो 3 ओरिएंटेशन हो गई। और हम जानते हैं L जब 1 होता है तो सब सेल कौन सा होता है, तो हम बोल देंगे यहाँ से क्या, कौन सा सब सेल है, P सब सेल है, हैज़, देखो जितनी ओरिएंटेशन होगी उतने ऑर्बिटल होंगे, एक ओरिएंटेशन थी तो एक, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल होंगे, और इसे हम क्या बोल देंगे, इज कॉल्ड P ऑर्बिटल, इज कॉल्ड P ऑर्बिटल। तो ऐसे ही सिमिलरली आप कर सकते हो आगे से आगे। मैं एक वैल्यू और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, इफ़ L इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो M की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, M हैज़ हाउ मेनी वैल्यू, 5 वैल्यूज़। अब आप देख भी लेना कैसे, देखिए क्या -2, फिर क्या आएगा -1 0 +1 एंड +2, तो 1 2 3 4 5 वैल्यू हमारे पास आ गई, और 5 वैल्यू हैं, और L की वैल्यू जब 2 होती है तो हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे हमारे पास होगा D सब सेल, ठीक है जी, और उसमें जो ऑर्बिटल होगा उसे हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, D ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, तो D ऑर्बिटल हमारे पास आ गया। समझ आ रही बात सबको। अब एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहीं पे जगह हमारे पास कम है, जहाँ पे देखो हम बोल रहे हैं M की वैल्यू 1 है, मतलब S ऑर्बिटल है, मतलब एक ही ऑर्बिटल है, ओनली 1 ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल को ना हम ऐसे डिनोट करेंगे जैसे विद 1 बॉक्स, एक डब्बा होगा। जब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 3 ओरिएंटेशंस हैं तो P ऑर्बिटल के लिए हाउ मच, 3 हो जाएंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे 5, क्योंकि 5 ओरिएंटेशन हो रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कितने बॉक्सेस बना देंगे इसके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5, और यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो F आएगा तो उसमें हमारे 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे। क्लियर हो गया।
तो ये चीज़ मेन समझने वाली थी, ये स्टेप वाइज आपने समझनी है तो आपको एकदम ये इजी लगेगी, यहाँ से एकदम ये इजी लगेगी। अब फोर्थ क्वांटम है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, दिस क्वांटम नंबर describes the spin orientation of the electrons it is denoted by S। तो ये हमें क्या बताता है, स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये दो तरह से होती है, एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। सिंस द इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन इन ओनली टू वेज, clockwise and anti-clockwise। दो तरह से हम बोल सकते हैं, स्पिन होती है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और इनको हम डेजिग्नेट कैसे कर सकते हैं, द टू orientations are usually designated by arrows pointing up और डाउन। मतलब क्या है कि अगर कोई ऑर्बिटल है, मान लीजिए कोई ये ऑर्बिटल है और उसके बीच में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो स्पिन ओरिएंटेशंस होगी वो क्लॉकवाइज होगी एक की और एक की एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक ऊपर को तो एक होगा हमारा नीचे को, ऐसे नहीं होगा कि दोनों ऊपर को या दोनों नीचे को। वन इज क्लॉकवाइज एंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको डेजिग्नेट करते हैं बाई एन एरो पॉइंटिंग अप और पॉइंटिंग डाउन, एक नीचे को और एक ऊपर को। तो ये हमारे चार हमारे क्वांटम नंबर्स यहाँ से हमने पढ़ लिए। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि हमें ये पता चलेगा कि हमने कितना इसमें अभी तक लर्न किया है और समझा है। अब देखो ये क्वांटम नंबर के ऊपर हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द एस पी एंड डी नोटेशंस डिस्क्राइब्स द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। हमें कुछ क्वांटम नंबर दिए हुए हैं, एन की वैल्यू दी है 1, एल की वैल्यू है हमारे पास 0, ऐसे डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने यहाँ से बताना है कि ये कौन सा ऑर्बिटल है। ठीक है जी, कौन सा ऑर्बिटल है, एस है, पी है, डी है। डिस्क्राइब द पूछ रहा है ऑर्बिटल, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। तो देखो हम वन बाय वन इनको लेते हैं। ए हमने ले लिया पहले, एन की वैल्यू है 1। बस इसका मेथड सीखना है आपको, फिर चाहे आपको कहीं से भी पूछ ले एग्जामिनर आप बता सकते हो। एन की वैल्यू है 1, ध्यान देना ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। तो जब भी ऐसा आए तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है, 1 ऐसे आ जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि एन की वैल्यू जब 1 होती है तो ये 1 आ गया। एल जब 0 होता है तो कौन सा सबसेल था, वैल्यू ऑफ एल जब 0 हो तो कौन सा होता है, एस। तो ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया, 1s ऑर्बिटल। देखो कितना इजी था। अब अगर हम बी लेना चाहते हैं तो बी में क्या हो गया, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो फिर से 3। देखो जो यहाँ पीछे लिखा होता है दिस इज क्वांटम नंबर, कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे 1 है तो ये 3 जो है सीधा यहाँ आ जाएगा। एल की वैल्यू जब 1 होती है तो क्या होता है, पी होता है या डी होता है, पी होता है। तो हम क्या लिख देंगे, 3p ऑर्बिटल। अब अगर हम लेना चाहते हैं C, तो C में N की वैल्यू क्या है 4 और L की वैल्यू कितनी है 3। इसका अब हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 4 आ गया, 4 तो 4 सीधा यहाँ आ गया।
L की वैल्यू 3, 0 1 2 3, F ऑर्बिटल 4F ऑर्बिटल, D है, N की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू 2 है। तो ये क्या है यहाँ पे 3, तो 3 यहाँ पे आ गया। L की वैल्यू जब 2 होगी तो क्या होगा 0 1 2 SPD, तो यहाँ पे हो गया D, तो 3D ऑर्बिटल। तो इजी है ये बिल्कुल। E, N की वैल्यू है 2 और L की वैल्यू है 1, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 2, तो 2 L की वैल्यू 1, 0 1, मतलब 1 किसके ऊपर होता है P के ऊपर, तो 2P ऑर्बिटल, 2P ऑर्बिटल। और द लास्ट वन इज N की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है और L की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो 4 आ गया वैसे ही। और L जब 2 होता है तो क्या होगा 0 1 2, 2 मतलब D, तो D ऑर्बिटल, तो D ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है सबको? देखिए बहुत इजी है ये, इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको SPD नोटेशन से अगर डिस्क्राइब करनी है तो डिस्क्राइब द ऑर्बिटल, हमें ऑर्बिटल का वहाँ से पता चल जाएगा, तो हम वहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको क्या पूछा है। एक्सप्लेन गिविंग रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। हमें चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दे रखी है इसमें अलग अलग में, और हमें देखना है इसमें से कौन से पॉसिबल नहीं हैं और कौन से पॉसिबल हैं, वो हम करेंगे। सॉल्यूशन भी हम साथ ही दे देंगे इधर ही। तो मैं ना आपको एक यहाँ पे छोटा सा एक टेबल आपको याद रखना है। जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो आपको जस्ट जो हमने अभी तक काम किया है 4 क्वांटम नंबर में, देखो क्या करते थे हम लिखते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये होता था 0 1 2 सो ऑन n-1, शॉर्ट में लिख लेना यहाँ पे। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L 0 +L, और स्पिन क्वांटम नंबर होता था ±12। अब देखो इसका हमें थोड़ा सा नॉलेज है तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर सकते हैं कि ये क्या है। अब ध्यान दो आप, देखो पहला है n = 0, L = 0, M = 0, S = ½। अब पूछ रहा है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल। देखो जैसे आप n की वैल्यू पढ़ते हो n = 0, सीधे n के ऊपर जाओ। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप n = 1, इट मीन्स n = 0 तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, जो कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आप यहाँ लिख सकते हो कि ये क्या है यहाँ पे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप लिख सकते हो बिकॉज n कैन नॉट हैव 0 वैल्यू, कभी भी 0 वैल्यू नहीं होगी n की। तो ये छोटा सा हमने आंसर साथ में लिख दिया। अब चलते हैं, समझ गए होंगे आप सभी। तो n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो आगे हमने जाने नहीं है, आगे देखना नहीं है क्योंकि पीछे क्लियर हो गया। अभी हम आगे चलते हैं। n = 1 पॉसिबल है। L = 0, देखो n-1, L की वैल्यू होती है 1 - 1 0, यस पॉसिबल है। M 0 यही होगा। ऐसे देखो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अगर +½ होता या -½ है दैट इज पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेकंड वन है दैट इज पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इससे। थर्ड देखिए n = क्या है यहाँ पे 1, अब क्लियर हो गया 1 ही हो सकता है। लेकिन L = क्या है यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, क्योंकि n-1 1 - 1 क्या होगी 0, तो यहाँ 0 होना चाहिए था। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल लिख सकते हो। फिर आगे आप क्या कि फॉर n = 1 L इज नॉट इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0, L क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। अब आते हैं हम अगले पे। n क्या है 3 और L क्या है 3, M क्या है -3। n क्या है 3, यस ठीक है 3 हो सकता है। L क्या है 3, हमेशा n की वैल्यू एक छोटी आएगी, तो यहाँ पे 2 आनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी या 0 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कितनी आ गई है 3, क्योंकि n-1 3 - 1 क्या होता है 2, तो 3 नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल। आंसर आपने लिख देना है फॉर n इक्वल टू 3 L कैनॉट हैव 3 वैल्यू। फॉर n इक्वल टू 3 नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। फॉर n इक्वल टू 3 L कैनॉट हैव 3 वैल्यू, L कैनॉट हैव 3 वैल्यू, 2 होनी चाहिए थी। अब देखो आगे, n इक्वल टू 3 L इक्वल टू 2। देखिए अगर 3 है तो -3 - 1 2, यस पॉसिबल है। और m इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0 और s है +1/2। तो यहाँ पे कई बार आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि देखो L की जो है वो 3 वैल्यू हैं यहाँ पे बेसिकली, क्या 0 1 2। अब यहाँ पे लिखी होती 0 तब भी पॉसिबल था, लिखी होती 1 तब भी पॉसिबल था, और लिखी हुई है 2 तब भी पॉसिबल है। तो m की वैल्यू 0 पॉसिबल है, क्योंकि L 0 के लिए m क्या होगा 0। अगर यहाँ लिखी होती m की वैल्यू -2 या m की वैल्यू लिखी होती -3 तब भी पॉसिबल था। सो इस चीज़ का ध्यान देना है, m की तीनों में से कोई भी वैल्यू लिखी हो सकती है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एट लास्ट आंसर लिख सकते हो कि यस दिस इज पॉसिबल, ये भी क्या है यहाँ पे पॉसिबल। तो बच्चों आपको ना ये वैल्यू जो है वो जल्दी से, जब भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए इस टाइप के, तो आपने साइड में इसका एकदम चार्ट बनाना है और फिर इसको आपने देखना है, तो आपको एकदम से इसका आंसर मिल जाएगा।